आदाब नाज़रीन, करियर काउंसलिंग का एक और एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नौजवानों की एक बड़ी तादाद आज बेरोज़गार है और उससे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद ऐसी है जो अपने करियर और अपने मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद है। मौजूदा सूरत हाल में अपना करियर बनाना और इसके लिए ख्वाब देखना भी परेशानी का बाइस बना हुआ है। वजह एक नहीं बल्कि बहुत सारे असबाब ऐसे हैं जिनकी वजह से आज का नौजवान करियर को लेकर बेचैनी के दौर से गुजर रहा है। इसीलिए ये प्रोग्राम उन तमाम नौजवानों की रहनुमा में बहुत ही ज़्यादा मुआविन साबित हो रहा है जो अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशानी के शिकार हैं। ऐसे नौजवान जो अपने करियर को लेकर खुद से बड़े बड़े सवालात पूछ रहे थे, अब उनके सवालात के जवाबात हम इस प्रोग्राम से देने की हत्तल मकदूर कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, पहले ही दिन से नौजवानों के तासुरात सामने आने लगे, उनके सवालात भी सामने आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को देखने के बाद अपने करियर के हवाले से जिस किस्म के तजब्बुत के शिकार थे उससे उन्हें राहत मिली। नौजवानों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए हम भी अपने इस सिलसिले को मजीद आगे ले जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारा काम आपकी मदद करना, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और आपके दर्द का दरमा तलाश करना। तो परेशान हाल नौजवानों की रहनुमाई पर मबनी करियर काउंसलिंग का नया एपिसोड नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत ही कम वक्त में उन्होंने जो तरक्की और कामयाबी हासिल की है वो बहुत ही कम दूसरों के हिस्से में आती है। कार्नी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कार्नी कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ और फाउंडर, आज़ाद ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ के आईटी एंड डिजिटल एडवाइज़र मोहम्मद इसरार आलम आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं। इसरार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया करीम साहब, हम मुझे इस प्रोग्राम में मौजूद करने के लिए। इसरार साहब, सबसे पहला और सीधा सवाल तो ये है कि आज का नौजवान किस किस्म की परेशानी का शिकार है? आज का, चूँकि आपको रोज़ाना एक्सपीरियंस होता होगा, किस किस्म के मसाइल के से नौजवान गुजर रहे हैं, उन नौजवानों के सामने किस किस्म के चैलेंजेस हैं आपकी नज़र में? देखिए, आज का नौजवान दो मसले से बहुत लाचार है जी। एक तो हमारे मुल्क में पहले से ही बेरोजगारी उरूज पे थी जी, काफी, और पिछले 1.5 सालों में इस कोविड पैंडेमिक ने उसकी कमर तोड़ दी जी। या कह ले कि कफन इन द नेल इन द कफन जी। कि अब जो भी कंपनीज हैं, चाहे वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है, सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, एवरी कंपनी हैव टू चेंज देयर अप्रोच। जी। अब आप देखें कि आज घर पे बैठे बैठे लोग मोबाइल से दवा मंगा ले रहे हैं, बाजार करते हैं, तो हर कंपनी से लोगों को निकाला भी जा रहा है। जी। सो एक तो नौजवान जो थे जिनके पास जॉब नहीं थी वो तो बहरहाल परेशान थे ही। जी। अब एक परेशानी और लाहक आ गई इस पैंडेमिक ने कि जॉब को और इन्होंने कर्टेल कर दिया है। जी। जी। बट क्या सब कुछ इतना अंधेरे में है कि कुछ आगे उजाला नहीं है? ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपके इस चैनल के प्रोग्राम के जरिए से मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर मौके पे रोशनी डाल पाऊं। और पहले ही मैं बता दूं कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी। द गुड पॉइंट इज देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट, बट यही बात है कि the right person should be present at the right place at the right time। जी। सही बंदा सही जगह पे सही वक्त पे होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो ये 3 कड़ी कैसे जुड़ पाएगी, और ये जितना आसानी से मैं बता रहा हूँ क्या इतना आसान होगा? तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं इस प्रोग्राम के जरिए से मैं इतनी बातों को रोशनी डाल पाऊँ। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं बता पाऊँ आपके नाज़रीन को। इसरार साहब, आज का नौजवान अपने करियर को लेकर शॉर्टकट फार्मूला की तलाश में है। आपने बहुत कम वक्त में बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक तो इसका राज क्या है और करियर बनाने में किस किस्म के जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है? देखिए, ये वर्ड ही बहुत खतरनाक है, शॉर्ट। जी। हमारे करियर को भी 13 साल लगे हो गए। वी हैव स्टार्टेड आवर करियर इन 2008 में जी। और आज 2021 से 13 साल हो गए हैं। तो ये 13 साल हर दिन, हर महीने और हर साल एक नया एक्सपीरियंस हुआ है वो करके। जी। बट ये समझना कि दुनिया में, जिंदगी में कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं है। जी। इनफैक्ट शेयर मार्केट का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपके नाज़रीन को समझने के लिए कि अगर कोई भी मार्केट कंपनी अगर ये जंप करती है तो ये इसका पीक हो गया और ये गिरती है। जी। तो एक जमीन पे बैठे हुए आदमी को गिरने का जो दर्द और एक आसमान से गिरने का जो दर्द है, दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। बिल्कुल।
तो पहले मेरी दरखास्त है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है सारे नाज़रीन से कि प्लीज शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। जी जी। ये हमारे मुल्क का और ये कह ले एशिया का बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि हर कोई क्विक सक्सेस चाहता है, एंड देयर इज नो कांसेप्ट कॉल्ड क्विक सक्सेस इन टुडेस टाइम, बिलीव मी। जी जी। हम 13 साल से चला रहे हैं कंपनी को, और मैं खुद पर्सनली अपने एचआर राउंड में बैठता हूं जो कंपनी में हम लोग हायरिंग करते हैं। जी जी। So we always try to take the candidate who exactly have the basic information. जी जी। और ये मामला सारे के साथ है। तो पहले मैं बात करता हूँ कि शॉर्टकट कुछ नहीं है। जी जी। कुछ शॉर्टकट नहीं, ये मिथ है। अगर कोई बोलता है कि 6 दिन में ये कर ले, 10 दिन में पैसे डबल, ये जो भी चीज है जी, ये बिल्कुल हमें शेख चिल्ली की जो ख्वाब थे रसूलुल्लाह नसरुद्दीन का, वही कंसेप्ट है कि ये ख्वाब है ये बिल्कुल, और ये आंख खुले हुए आंख से हम लोग देख के अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, ये हम ज़माने से बचपन से ही शेर सुनते आए हैं। खैर, इस तरह से आप दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन गई है। टेक्नोलॉजी के इस दौर ने दूरियों को ख़त्म कर दिया है। आज आईटी के शोबे में कितने मौके हैं, चूँकि आप खुद कार्नी टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं, चलाते हैं, आपके पास अच्छा तजर्बा है और आप ज़मीनी हकीकत से भी वाकिफ़ हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ग्लोबल विलेज का चक्कर जो है ये बहुत पहले हो चुका था जी। आज तो हम लोग ग्लोबल विलेज नहीं, ग्लोबल मोहल्ला बोल रहे हैं जी। क्योंकि अब मेरी कंपनी में खुद भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो 80% क्लाइंट बाहर तरह इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। जी। ठीक है, और ये आपको जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में लोग होते सब हमारे जैसे ही हैं। जी। हाँ, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ जो चीज बिल्कुल हम सोच नहीं सकते हैं वो यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में बहुत आम है। राइट। सो आईटी में ही नहीं, अभी हर एक सेक्टर में जॉब है। मैंने पहले बताया कि मैं बताऊंगा कि जॉब है कहाँ। जी जी। हर एक सेक्टर में जॉब है, चाहे वो आप मैन्युफैक्चरिंग पे लें, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री पे लें, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री पे लें, है जी। बट क्या वो जॉब सीकर उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है? जी। ये क्वेश्चन मुझे अपने आप से पूछना जब मैं जॉब के लिए बैठूंगा तब। जी, लेकिन ऐसे में इसरार से क्या मैं एक हाँ जी, लेकिन ऐसे में एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है कि आज जो मार्केट में चल रहा है, जो रुझान है, कंपनियां आमतौर से उन लोगों को तरजीह देती है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है, थ्योरेटिकल को बहुत ही कम। जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उन्हें बहुत कम मौके मिलते हैं। इसलिए लोग आजकल समझ रहे हैं कि आप सीधे प्रैक्टिकल के मैदान में उतर जाओ, इससे पहले कि आप 4 साल 3 साल ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और मास्टर में गुजारो, आपके पास बड़ी डिग्रियां हैं। आज डिग्रियों की अहमियत क्या कम हो गई है? लोग प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, एक्सपीरियंस पे? नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है जी, और इसका आंसर बड़ा मुझे तफसील में देना होगा। दीजिए। देखिए, मेरी खुद की जो पढ़ाई है वो हमने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है और एमबीए भी किया है जी। ठीक है, बट जैसा कि बताया जाता है हिंदुस्तान में हर साल इतने इंजीनियर निकलते हैं जितना कि फिनलैंड की आबादी एक मुल्क की। जी जी। बट जब वो बच्चा इंजीनियरिंग की डिग्री को लेके बाहर निकलता है जी, तो बाखुदा सिवाय 5 से 10% बच्चों के जी 90% बच्चे के पास वो सिर्फ डिग्री की कागज होती है, सिर्फ जी। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने बोला कि सारी कंपनियां एक्सपीरियंस लेना चाहती हैं, बिल्कुल सही है, बट कंपनियां प्रेशर भी लेती हैं। हमारी कंपनी में खुद हम लेते थे जी, और हमने भी बंद किया। क्यों? क्या मैंने बोला कि मैं बीटेक सीएस का बच्चा मांगता हूँ और बीए इंग्लिश ऑनर्स, 2 अलग कोर्सेज हैं जी जी। अब मैं चाहता क्या हूं, मेरे एचआर राउंड में, इंटरव्यू के राउंड में बच्चा ये मुझे बताए कि उसने बीटेक के 4 सालों में जी 30-40 किताबें पढ़ी हैं। कोई एक किताब बताए जो उसने सबसे उसका फेवरेट, इसको बोलते हैं फेवरेट सब्जेक्ट जी, वो सब्जेक्ट वो बताया कि ये मेरा फेवरेट। तो चलिए, ये मैंने बताया कि मेरा सब्जेक्ट है जी वेबसाइट डिजाइन फॉर एग्जाम्पल। जी जी बिल्कुल। अब हमारे जो इंटरव्यू में जो कंपनी लेती है उनको पता कि ये बच्चा कॉलेज से निकला है, उनको मार्केट के बारे में नहीं पता है जी जी। तो हमें क्या देखना होता है कि इस बच्चे को क्या वेबसाइट का बेसिक बात पता है,
क्या ये बच्चा जानता है कि वेबसाइट पे क्या क्या चीज बेसिक होती है, नेसेसिटी होती है। जी। अब क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि वेबसाइट की बेसिक फाउंडेशन क्या है जो आपने किताब में पढ़ी है। बच्चा सर बोलता है ओह पढ़ा था। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने बोला कि ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है जी और बिल्कुल। इस पे मेरा एक्सपर्टीज है, तो मैं क्या उम्मीद करूंगा कि आप एक बेसिक बात तो बताएं मुझे। जी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जा रहा कि आप लिखे, एग्जामिनेशन नहीं है, ये पूछताछ हो रहा है। जी। जी कंपनी सिर्फ जानना चाहती है बच्चे ने पढ़ा है कि नहीं, और तब अफसोस के साथ बोलता हूं बच्चे ने पढ़ा नहीं। जी और इसका एग्जांपल और देता हूं आपको, क्योंकि मैं स्पीकर रहा हूं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाता हूं फीस देने के लिए। जी तो अभी मैं दिल्ली में गया था, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताना चाहता हूं, तो गलत बात हो जाएगी। जी। जी तो मेरे सामने बीटेक, एमसीए और एमएससी आईटी के स्टूडेंट बैठे हुए थे, 300 प्लस। जी। तो जब मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा तो बच्चों ने, मैंने पूछा कौन सी बुक पढ़ते हैं आप लोग, हर सब्जेक्ट का बुक होता है, वो बुक मुझे आज भी याद है कि डेटाबेस के लिए कॉर्ट का, सी के लिए इनका। तो उन्होंने जवाब जो दिया कि नहीं हम लोग तो गाइड पढ़ते हैं। जी। हमने गाइड क्या होता है ये, बोले मुझे नोट्स होती है वो मिलते हैं, उससे पढ़ के हम लोग पास हो जाते हैं। सो व्हेन यू हैव इंजीनियर लाइक दिस, जी यू कांट फाइंड इन जॉब। प्लीज ये आप अपनी नींद से जागे, ये आप सेक्चुअली के वो जिंदगी गुजार रहे हैं जी। कि आपने डिग्री मिली, डिग्री के लिए जॉब नहीं है सर, जी। नॉलेज के लिए जॉब है। नहीं तो क्या कंपनियों की एक पॉलिसी, नई पॉलिसी ये नहीं है कि जो काम बीटेक वाले अगर 25,000 रुपये लेकर कर रहे हैं वही काम 10 से 15,000 में डिप्लोमा होल्डर कर दे रहे हैं? तो क्या ये जो अभी जो चलन बढ़ा है, और हम इसके कुछ गवाह भी हैं चूंकि हमारे जानने वाले भी कई शिकार हुए हैं इसके, तो क्या ये कंपनियों ने ये पॉलिसी नहीं बनाई है कि हमें काम से मतलब है, डिग्री आप बीटेक ना लाकर हमें डिप्लोमा दो? बिल्कुल, ये इनफैक्ट ये हमने कार्य टेक्नोलॉजी में भी की है। जी। अभी मैं कैलकाटा ऑफिस में हूँ, दिल्ली भी ऑफिस है मेरी। जी। तो मेरे कैलकाटा ऑफिस में 90% जो एम्प्लॉय हैं उनमें से कोई भी बीटेक नहीं है। जी। जी जबकि मेरी टेक्निकल कंपनी है। सो यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर अगर बीटेक का बंदा मुझे मिले, वो टेक्निकल मिले, तो वो लिए मेरे पता चेरी ऑन द केक है जी। बट अब ये किसी कंपनी ने नहीं पैरामीटर सजा रखा है कि बीटेक ही चाहिए मुझे, नहीं जी, ये वो दौर खत्म हो गया। नहीं, बीटेक चाहिए की बात नहीं है, बात आकर यहाँ पर रुकती है कि सैलरी आप क्या पे कर रहे हो। सैलरी पर आकर कंपनियों ने जो पॉलिसी इख्तियार की है वो ये है कि अगर हम 25,000 में बीटेक वाले से लेकर के बीटेक वाले को हायर करके काम करा रहे हैं तो वही काम 25,000 में दो क्या डिप्लोमा होल्डर को लेकर करा सकते हैं। इसलिए बीटेक वाले मारे मारे फिर रहे हैं, डिप्लोमा वाले के लिए मौके कुछ हद तक पैदा हो पा रहे हैं। नहीं, जमीनी हकीकत कुछ और भी है रहमान साहब, जी बताऊं बताइए। आपको। जी। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ जी। बीटेक के स्टूडेंट छोड़िए, एमबीए के स्टूडेंट 6-6 और 8-8 हजार रुपए के सैलरी पे काम करने को मजबूर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रीमियर जिनको कैंपसिंग नहीं हुई है, जिन्होंने लोन लेके पढ़ाई की है, वो घर से बाहर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में रहते हैं जी। अब वो घर से कितने दिन तक पैसे मांगेंगे? तो अब उनके लिए दो ही रास्ता है, या घर वापस चले जाएं जो जा नहीं सकते जी। तो फिर जो नौकरी मिल रही है 6,000 8,000 मैंने देखी है, और ये एक्सप्लॉयटेशन है, बट ये उनकी भी गलती है क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट नहीं किया है। बीटेक की डिग्री है, एमबीए की डिग्री है, बट वो उन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया उस डिग्री को। अच्छा, अब एक दूसरा सवाल मेरे जहन में आ रहा है। गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि साल 2022 तक आईटी के शोबे में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आने जा रही है। चूंकि HCL और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी 5 कंपनियों के नाम भी दिए गए थे उसमें कि ये कंपनियां अपने यहाँ मुलाजिमों की तादाद कम करने वाली है और उसकी तादाद भी 3 मिलियन बताई जा रही है। इसके पीछे की जो वजह बताई गई वो मैं आपको बता दूं कि रोबोट को बताई जा रही है, चूंकि रोबोट ही वो काम, एक ही रोबोट 10 एम्प्लॉय के बराबर काम करने वाला है। ऐसी रिसर्च सामने आई है और रिपोर्ट आई। इसकी वजह से बड़ी कंपनियां अपने मुलाजिमों की तादाद और उनकी तनख्वाहों को भी कम करने वाली है आइंदा 2022 तक। क्या रोबोट आईटी सेक्टर में मुलाजमत के मौके को कम करने जा रहा है? ये जो रिपोर्ट आपने देखी है वो पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है, ठीक है जी। और ये रिपोर्ट 50% सही है, 50% गलत, इसलिए कि नैस्कॉम जो है इंडिया में एक बहुत बड़ी बॉडी है जो आईटी से रिलेटेड है। जी जी जी। और कार्य टेक्नोलॉजी नैस्कॉम की एक मेंबर कंपनी भी है, हम लोग वी आर नैस्कॉम मेंबर कंपनी। जी।
तो जब ये रिपोर्ट आई थी तो मैंने नेस्कैम के ग्रुप में लिखा था कि व्हाट इज हाउ ट्रू इट इज, तो उन्होंने बताया नहीं ये गलत है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जाननी जी। क्या एआई, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट आम भाषा में कह जी, लें, जी, जी। लोगों की जॉब कम करेगी? एक मसले पे हाँ, बिल्कुल। बताइए कौन सा मसला? जैसे आपको मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर कार्निक टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पे आए तो अगर मैं चैट लगा देता हूं जिसको बोलते हैं एक एआई चैट, एआई चैट या रोबोट चैट क्या करता है कि आप रात को 2 बजे, मैं जागा हुआ नहीं हूं, बट अगर कोई रात को 2 बजे आके कुछ सवाल पूछता है तो वो रोबोट मेरे बिहाफ में जवाब दे सकता है जी। ठीक है, वो उसका हम लोग बोलते हैं एआई चैटबॉट, चैटबॉट बोलते हैं। ठीक है। तो आपके सवाल का पहला आंसर क्या है जी? रोबोट या एआई जो लोगों के काम को बहुत फास्ट कर रहा, बट क्या नौकरियां कम हो रही है? नहीं जी, नौकरियां बढ़ रही हैं। अच्छा। हाँ, कंपनियां बहुत से लोगों को निकालने वाली है और निकाल रही। जी जी। अब ये क्यों होता है मैं बताऊं। बड़ी कंपनी, खासकर छोटी कंपनी नहीं, जब ये हायरिंग करते हैं कॉलेजों से तो 300, 500, 1000, 2000 करते हैं। ठीक है। और आईटी कंपनी में दो कंसेप्ट होती है। ओके। एक होता है टीम साइज, एक होता है बेंच स्ट्रेंथ। जिस तरह क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं कि 15 प्लेयर का टीम अनाउंस हुआ, 11 खेलता है, 4 बेंच पे है। ठीक है, ठीक है जी। तो आईटी कंपनी जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल है वो अपने बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखती है ताकि जब कोई प्रोजेक्ट बड़ा लिया जाए तो उनके पास इनफ मैन पावर हो। ठीक। बट क्योंकि इस पैंडेमिक ने सारी कंपनियों को सिखाया और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है कि कैसे हम लोग बेंच स्ट्रेंथ को घटा के अपना पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि जो बंदा बेंच पे है मतलब उसके पास काम नहीं है, तो वो काम क्या करती कंपनी में? डॉक्यूमेंटेशन का काम या कोई भी रियल प्रोजेक्ट पे नहीं, ऐसा काम जिससे कंपनी को कुछ फायदा नहीं हो रहा। बट बिकॉज देयर अ $multi-million कंपनी दे कैन अफोर्ड। जी। अगर आप मुझे बोले कार्निक टेक्नोलॉजी पे बेंच स्ट्रेंथ क्या, मैं बोलूंगा 0 है, मेरे पास इतने एम्प्लॉय सब काम कर रहे हैं। बट ये कंपैरिजन सिर्फ एमएनसीज के लिए है। तो यस, जॉब जाने का मतलब कंपनियां बेंच स्ट्रेंथ कम कर रही है। बट कंपनीज हायरिंग बहुत, और एक अच्छी खबर दूं आपके नाज़रीन को जी। अगले 6 महीने से 8 महीने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आईटी कंपनी बहुत धूम से जॉब हायरिंग करने वाली है, और ये अलग अलग प्रोफाइल के लिए होगा। अच्छा, अच्छी खबर है। प्रोग्रामर्स के लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बहुत अलग अलग प्रोफाइल के लिए होगा। इसरार साहब, आपकी 2 कंपनियां इन दिनों चल रही है, कार्निक टेक्नोलॉजी और कार्निक कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आप ये बताएंगे कि इन दोनों कंपनियों का दायरा क्या है, किस किस्म के काम यहाँ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ तक ये कंपनियां काम कर रही हैं? जी, तो मेरी पहली जो कंपनी कार्निक टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये 2008 में हम 3 दोस्तों ने खड़ी की थी। जब हम लोग 2008 में हमने अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट हुआ एंड वी गॉट प्लेसमेंट एज अ जावा डेवलपर। सो एक कॉलेज के टाइम से ही कोशिश थी, एक ख्वाब था कि अपनी कंपनी खोलनी है। और जब जावा डेवलपर बन जाता है तो लोग और आसमान पे चले जाते हैं, क्योंकि वी हैव गॉट सैलरी ऑफ 25,000+ सब कुछ रहा। So we started the company in 2009 in Delhi. तो उस वक्त की कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी जिसपे हम लोग 2 सर्विसेज चलाते थे। और दरअसल सिर्फ उस वक्त इंडिया में कुछ ही स्टेट ऐसे थे जिनको डिजिटल मार्केटिंग का रियल स्कोप पता था। फिर दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव ये सब थी, और ऑफकोर्स कलकत्ता भी थी, बट बहुत कॉमन नहीं था। अच्छा। बट आज 13 साल के बाद कार्निक टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक आईटी कंपनी की तरह होती है जो सॉफ्टवेयर नहीं बनाती। पहले बात तो ये क्लियर हो, सॉफ्टवेयर नहीं बनाती। ओके। डायरेक्टली कोई, उनका काम क्या होता है कि पूरे के पूरे एक कंपनी के लिए वेबसाइट बनाने से लेके उनको उनके रियल कस्टमर तक पहुंचाना। अब उस वेबसाइट बनाना जितना सिंपल है उतना सिंपल होता नहीं है। उनके डिजाइनिंग, उनके कंटेंट, उनका प्रमोशन, फिर हमारे यहाँ पे मार्केटिंग के अलग अलग सेगमेंट है। पेड सेगमेंट जिसको बोलते हैं, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कंसेप्ट होता है आज के टाइम में, खासकर इस पैंडेमिक ने पूरे हिंदुस्तान में आम लोगों तक पहुंचा दिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। जी जी। कि आज आप घर बैठे हैं और आपके पास किराना की दुकान है,
तो आप कैसे बेचेंगे? लॉकडाउन ने तो बंद कर रखा है, कर्फ्यू लगा रखी है। तो इफ यू हैव ए स्टोर ऑनलाइन, आप अपने इलाके में बेच सकते हैं। ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग, हमारी जो कंपनी काने टेक्नोलॉजी, वो आपके सपोर्ट पे खड़ी होगी कि आपका किराना का दुकान है, आप एक बुटीक है, आप केक शॉप चलाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, ओके। आपके पास एक डिजिटल प्रेजेंस है कि नहीं। जी जी। तो हमारे यहाँ पर पूरा काम जो, अब ये क्यों मैंने बताई थी आपको कि हमारा जितना भी काम होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। इसका रीजन ये था कि जब हमने स्टार्ट किया था तो मुझे इंडिया में क्लाइंट नहीं मिल रहा था, ये हमारी मजबूरी थी। ओके। उस वक्त लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल था कि देखिए क्या काम करते हैं हम। इनफैक्ट हमारे रिश्तेदार पूछते थे कि क्या काम करते हो? अच्छा, इंटरनेट का काम करते हो? तो ऐसे पूछते थे जी। इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग, मतलब जो अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छा ये इंटरनेट का कुछ काम करते हैं जी। आज बोलना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट बहुत आसान है मेरे लिए, बट आज से 13 साल पहले मेरे अपने रिलेटिव को डाउट था कि पता नहीं ये काम अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब छोड़ के ये क्या काम करने बैठा है। अब क्योंकि वर्ड इसके अंदर मार्केटिंग का है, तो मार्केटिंग का कंसेप्ट लोग बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं। अच्छा कि सेल्स तो नहीं है, सेल्समैन तो नहीं है। तो ये कंसेप्ट है। हमारी जो दूसरी कंपनी है ताने कंसल्टेंसी सर्विसेज जी, इसको 2013 में हमने स्टार्ट किया, और इसके स्टार्ट करने का रीजन क्या था मैं बताऊं। जब हमने 5 साल हो गए कंपनी खोले हुए, तो 2004 साल, तो हमने एक चीज देखा हमने कि जो एम्प्लॉय को हम ले रहे हैं, इवन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को जी, उनको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में पता नहीं है। काम उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने काम किया हुआ है जी जी, और बहुत से जो बेसिक पॉइंट है जो उनको पता नहीं है, तो उनको हमें जॉब भी, सैलरी भी देनी पड़ रही थी और ट्रेनिंग भी देनी पड़ रही। अच्छा। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा कंपनी खोले जहां पे लोगों को डायरेक्टली बताएं कि भाई एक्चुअल में क्या काम आपको जानना चाहिए इस इंडस्ट्री में आने के लिए। मार्केट में 10 किस्म के कोर्सेस हैं, 10 लोग 10 बातें कर रहे हैं, आप वो सब ना करें, आपको ये बेसिक बातें पता हो, ये ट्रेनिंग करें और यहाँ पे आके काम करें। तो कार्ने कंसल्टेंसी का जो स्टार्ट है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि मार्केट डिमांड क्या करती है और आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, वो दोनों मैच कर पाए, तो यू विल गॉट अ जॉब। इसरार साहब, ये सवाल मैंने इसीलिए किया था ताकि मैं ये आपसे पूछ सकूं कि क्या आपकी इन दोनों कंपनियों में फिलहाल नौजवानों के लिए नौकरी के मौके हैं या नहीं, अगर हैं तो किस किस्म के नौजवानों के मौके मिलेंगे और क्या करना होगा? अभी आज मैं बताऊं, आज ही मैंने एक कंसल्टेंसी में से मुझे फोन आया 2 बजे, HR कंसल्टेंसी की वैकेंसी है, तो मेरे पास कैंडिडेट है। मैंने बोला कैंडिडेट ना भेजें, आई हैव 2 वैकेंसीज। वन जिसको बोलते हैं हम लोग डिजाइनर। अब ये डिजाइनर क्या होता है? आम भाषा में तो लगता है फोटोशॉप जानने वाला डिजाइनर, नहीं जी, एक ऐसा बंदा या बंदी जिसके अंदर क्रिएटिविटी हो, क्योंकि मैं आपको क्रिएटिविटी नहीं सिखा सकता हूं, मैं आपको टूल सिखा सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, बट एक बंदे के अंदर जो खुद की इनबिल्ट क्रिएटिविटी होती है वो हो डिजाइनिंग के फील्ड में। जी जी, क्योंकि आजकल हर कुछ जो आई कैचिंग होता है वो प्रेजेंट करना पड़ता है बेस्ड ऑन लॉट ऑफ कांसेप्ट। तो पहला वैकेंसी जो है वो डिजाइनर का है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलस्ट्रेटर डिजाइनर, क्रिएटिव डिजाइनर, और दूसरी जो वैकेंसी हमारे यहाँ पे है वो है PHP डेवलपर की। अभी जो ये इस महीने चल रही है 2 वैकेंसी। अच्छा। अगर एक बंदे के पास एक्सपीरियंस है PHP और वर्डप्रेस जावास्क्रिप्ट के जानते हैं, उनको पता है वेबसाइट बनाने के लिए, तो यस यू हैव अ जॉब विद अस। ओके, चलिए एक इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से शायद किसी को काम आ जाए। कंसल्टेंसी की सर्विस भी आप फराहम कर रहे हैं। आजकल इसके नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है। एक तो फ्रॉड यही होता है कि पैसे ले लिए जाते हैं और फिर बाद में वो गायब हो जाता है। दूसरा ये कि सब कुछ हो जाने के बाद बाहर के मुल्कों में उन्हें भेजा जाता है किसी और नाम के लिए, किसी और काम के लिए, और वहाँ पहुँचने पर काम कुछ और करने पर मजबूर किया जाता है। इससे बचने का रास्ता क्या हो सकता है और इस फ्रॉड से कैसे बच पाना मुमकिन होगा? देखिए 2 चीजें इसके अंदर जी। पहले मैं तो क्लियर करूं कि हमारी जो कंसल्टेंसी है वो मैं किसी फॉरेन क्लाइंट के नहीं करता। फॉरेन हमारी कंसल्टेंसी जो है, जो बंदे को हमारे शहर में या इंडिया में
मैसूर सिटी में, लाइक हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, जो हैपनिंग सिटी है, उन पे अगर जॉब चाहिए और वो अगर एक्सपीरियंस्ड है तो उनके लिए प्लेसमेंट सर्विसेज है। अच्छा। और वो मैं कैंडिडेट से नहीं लेते, वो उस कंपनी से हम पैसा लेते हैं, कैंडिडेट को पेमेंट नहीं करना जी। बट हमारा मेन फोकस जो है वो कार्निक कंसल्टेंसी में ट्रेनिंग पे है। ओके। जो बच्चे हमारे ट्रेनिंग के लिए आएंगे उनको ट्रेन करके उनको या तो हमारे यहाँ रखूं मैं, या उनको मार्केट में जो बड़ी कंपनी है उनको प्लेस करूं मैं। बट व्हेन आई से प्लेस, मैं उनको इंटरव्यू फ्राहम करूं, जॉब नहीं। जॉब तो क्रैक उसको करना है जी। इस तरह से कोई ना समझे कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने का मतलब कि जॉब मिल गई, नहीं। चलिए, इस तरह से कंसल्टेंसी से अब बाहर निकलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से आते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नौजवान अपना करियर बना कैसे सकता है, क्या क्या ऑप्शन आपकी नजर में है? तो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है जी, वो आज के टाइम पे सबसे बूमिंग प्लेटफॉर्म में से एक है जी। उसमें जॉब के अलग अलग सेक्टर्स है जी। पहले तो ये समझ ली कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को अगर मैं बांटू बड़े बड़े हिस्से में, तो 2, 3, 4 बड़े बड़े हिस्से हैं। एक हिस्सा होता है जिसमें लोग कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट राइटर जिसको बोलते हैं, कंटेंट क्रिएटर, राइट। ये वो कर सकते हैं और ये लैंग्वेज बेस्ड हो सकता है जी। 80 to 90% इंग्लिश के लिए और 10 to 15% रीजनल लैंग्वेज के लिए जी। बट मैं बात करूं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, इंग्लिश की ही ज्यादा कोशिश करें। तो दोज हु हैव गुड बेसिक इंग्लिश इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई उनकी ठीक हो रखी है, जिनको रिटेन और कम्युनिकेशन दोनों अच्छी हो, अच्छा, वो इसमें एक करियर सोच सकते हैं। और मैं आपको बताऊं जी कि एक करियर कंटेंट राइटर की सैलरी 40, 50, 60 हजार रुपए है जी जी। ये रियलिटी बताता हूँ आपको जो अभी है जी। बट ये उनके लिए जिनका 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फ्रेशर के लिए नहीं। अच्छा। दूसरा एक है जिनको डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ बोलते हैं, गूगल पे एडवर्टीजमेंट करना आता हो, फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करना आता हो, जिसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटर। अब डिजिटल मार्केटर में 2 मार्केटर होते हैं, एक पेड एडवर्टीजमेंट का स्पेशलिस्ट जिनको पता है कि कैसे लीड जनरेट किया जाता है, कैसे ई कॉमर्स साइट पे सेल्स जनरेट होता है। एक तीसरी साइट जॉब कैटेगरी होती है वेबसाइट डिजाइनर एंड डेवलपर, जो मैंने बताया आपको, राइट। सो अभी देखिए आप हिंदुस्तान में, तो अगर 10 जॉब वैकेंसी अभी आज के डेट पे है, उसमें से 6 या 7 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में होगा। ओके ओके। इसार साहब एक और जी जी बताइए। इसमें एक राइडर ये है कि अभी हर दूसरी तीसरी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो अगर मैं किसी फ्रेशर की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी कंसल्टेंसी आपसे पैसे पहले मांगती है जॉब के लिए, प्लीज डू नॉट गिव एनी मनी, प्लीज। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि आमतौर से ऐसी पैसे फंस जाते हैं, कंपनियां पैसे लेकर के भाग जाती हैं कंसल्टेंसी से मुतलिक। खैर इसा साहब, जो मैं इससे पहले सवाल कर रहा था, उस सवाल को डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से और आसान करना चाहता हूं। एक शख्स अपनी वेबसाइट बनाता है, वेबसाइट किसी भी किस्म की हो सकती है, चाहे वो न्यूज़ बेस्ड हो या लिटरेचर बेस्ड हो। इस वेबसाइट के सहारे कैसे एक शख्स अपना रोजगार पैदा कर सकता है? देखिए, अगर सही बताऊं तो वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है जी। मैं आपके फेसबुक पेज से आपके बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। ओके। वेबसाइट तो एक स्टैंडर्ड है, जिस तरह आज मोबाइल नंबर एक स्टैंडर्ड है, उसी तरह एक बंदा या बंदी जिसको अपना बिजनेस कारोबार बढ़ाना है, उसके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। हमने कैलकाटा में ऐसे 2 लेडी हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं था और वो केक बनाती थी, केक, ठीक है, और उनके पास फेसबुक अकाउंट था। हमने उनके फेसबुक अकाउंट से एक फेसबुक पेज बनाया और उस वहां से प्रमोट करके उनके केक बिजनेस को हमने बढ़ाया है। अच्छा। हाँ, बट वेबसाइट के थ्रू बिजनेस कैसे बनाया जाता है मैं बताता हूँ। एक वेबसाइट क्या है? एक वेबसाइट आपके और आपके यूजर के बीच में एक इंटरफेस है जी। मतलब आप कौन है वो आपकी वेबसाइट पहचान है। इसलिए विजिटिंग कार्ड, ए डिटेल विजिटिंग कार्ड, कि आप क्या करते हैं और आप क्या ऑफर कर रहे हैं,
जैसे आपकी बहन है, मेरी बहन है, वो पेंट बहुत अच्छा करती है, शीशे पे पेंट करती है। कल तक ये हम लोग घरों पे टांगते थे। आज क्या हो सकता है कि अगर वो बहुत टैलेंटेड है तो उनके उस चीज को हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू अपने वेबसाइट पर लगाएं और लोगों को बोले कि इफ यू वांट यू कैन बाय दिस सर्विस। ओके, उसके लिए हम लोग इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं और उस कस्टमर तक पहुंचते हैं जो कस्टमर उस चीज पे इंटरेस्टेड होता है, जिसको हम बोलते हैं टारगेट बेस्ड मार्केटिंग। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसरार साहब, आपने आज उन तमाम नौजवानों की बहुत अच्छे अंदाज में रहनुमाई की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो मौजूदा वक्त में अपना कारोबार शुरू करने का ख्वाब देख रहे हैं। उम्मीद है आपकी तरफ से पेश किए गए कीमती मशवरे उन नौजवानों के काम आएंगे जो डिजिटल दुनिया में अपने करियर को लेकर फिक्रमंद है। इसरार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, इसी के साथ इस हफ्ते का ये खास एपिसोड ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपकी कुछ हद तक रहनुमाई हुई होगी। पहले की तरह इस बार भी आप हमें अपने तासुरात से नवाजेंगे, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। फेसबुक यूट्यूब पर आप कमेंट करके अपनी राय और अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम आपके सवालों का ज़रूर जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए मज़ीद कुछ नया करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रहमत करीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।